कैंसर एक संक्रामक बीमारी है। कैंसर को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं। कैंसर एक ऐसा रोग है जो छुआछूत से फैल जाता है। जिसको हो जाता है ना, वो उसके पूरे परिवार में वो समस्या हो जाती है। ये सारी बातें आपके मन में कैंसर को लेकर तो आती ही होंगी। लाउड स्पीकर 90 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृष्ण और आज है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। दोस्तों, ये जो बातें मैंने अभी सोची या उसके बारे में मैंने बोला, ये सारी बातें आपके मन में, आम लोगों के मन में बहुत आती हैं कि कैंसर आखिर है क्या। तो इतना सोचना क्यों? चलिए मिलते हैं डॉक्टर यू वेंकटेश से, जो हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे उनसे कैंसर के बारे में, और कैंसर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, ऐसे कौन कौन से मिथक हैं जो कैंसर से जुड़े हुए हैं, और उसके बारे में हमको यानी आम जनता को जानना चाहिए और उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर वेंकटेश का। आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नेशनल कैंसर डे की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो स्पेशल डेज होते हैं वो इसलिए मनाए जाते हैं ताकि जनता में उस पर्टिकुलर डिजीज को लेकर के जागरूकता फैले और जनता जो है वो जागरूक हो जाए कि इस रोग से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या रोकथाम इत्यादि कर सकते हैं। वेंकटेश जी, भारत एक बहुत बड़ा देश है और हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के एक बड़े ही महत्वपूर्ण से जिले में, जिसका नाम है गोरखपुर। मुख्यमंत्री जी का होम सिटी है ये। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेशनल कैंसर डे पे गोरखपुर के लोगों के लिए ये बताएं कि कौन से ऐसे प्रमुख कैंसर के रोग हैं जो यहाँ के लोगों में देखे जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप एम्स आए और आपने अपॉर्चुनिटी दिया तो लोगों को मैं एम्पावर कर सकूं। और आज जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, जो कि 7 नवंबर को बनाया जाता है। हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे भी बनाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक डे अवेयरनेस फैलाने के लिए है। और जब हम अवेयरनेस फैलाते हैं और करेक्ट नॉलेज हम लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं तो उसको हम एम्पावरमेंट बोलते हैं ना। सो आज का ऑब्जेक्टिव भी यही है। अगर हम देखें कि कॉमन कैंसर्स और पर्टिकुलरली हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर में आता है ओरल कैंसर, ठीक है। और ओरल कैंसर के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका ब्रेस्ट कैंसर और तीसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। और आपने देखा होगा कि आज रिसेंटली हम लोगों ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी एस्टैब्लिश किया है पूरे इंडिया भर में। हम लोगों ने एक एम्बिशियस गोल लिया था, जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में हम लोगों ने कमिटमेंट लिया था कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस एस्टैब्लिश करना, और हम लोगों ने सक्सेसफुली 1.5 लाख और उससे भी ज़्यादा, वी आर नियरिंग अराउंड 2 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टिल टुडे। और उसमें भी हमने कैंसर स्क्रीनिंग को उसमें भी इसका कैंसर स्क्रीनिंग का जो स्क्रीनिंग है उसको रखा है। इवन मैनेजमेंट भी कुछ पार्ट भी उसमें है। जैसे हम लोगों ने जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम है हमारा, जिसको NPNCD बोलते हैं, उसमें जो मेन डिजीजेस हम जो कवर कर रहे हैं वो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा अभी हम लोगों ने उसमें COPD जोड़ा है, हार्ट अटैक जिसको ST एलिवेटेड MI बोले हैं, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस जो हैं उसको भी हमने इंक्लूड किया है। जहाँ तक कैंसर की बात है तो कई लोगों को लगता है कि जो कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो टर्शियरी केयर सेंटर में होती है या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होती है, बट रिसेंटली भारत सरकार ने उसको बिल्कुल कम्युनिटी के बिल्कुल बगल में जो सब सेंटर जो पहले हम बोलते थे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर, जो कि अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसमें हम लोग ये तीनों कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। ये तीनों कैंसर क्यों चुना? ये तीनों कैंसर सबसे कॉमन है और पूरे इंडिया में यही पैटर्न है। हमारे जो टॉप कॉजेस जो है ये तीन कैंसर है। और उत्तर प्रदेश में जिसमें तंबाकू जो है काफ़ी ज़्यादा सेवन होता है, तो यहाँ पे भी ओरल कैंसर सबसे कॉमन है। तो हमारे हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो कैंसर्स के प्रकार बताए अभी
उसमें धूम्रपान के अलावा जो और भी तमाम प्रकार के जो भी कैंसर बताए, उनसे बचाव के लिए आदमी जीवन शैली में कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव कर सकता है ताकि वो इनसे बचा रहे और ये समस्याएं ना हो? तो धूम्रपान में तो हम जानते हैं कि धूम्रपान छोड़ दिया, लेकिन अन्य जो कैंसर के प्रकार आपने बताया उसमें क्या करना चाहिए? यस, पहले के टाइम पे हम लोग देखते थे जैसे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, है ना? और जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मलेरिया है, डेंगू है, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है ना? और जो जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और कैंसर्स थे, वो कम थे। और अभी जो जो रेज़ हो रहा है वो है बीपी, शुगर और कैंसर्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो आप देखोगे कि एक तरह का एक्स पैटर्न बनेगा, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो कम हो रही हैं और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसको हम लोग एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। एक ट्रांजिशन है जो कि हम लोग एक जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसको ज़्यादा हम लोग अक्वायर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स है पर्टिकुलरली इस एरिया में है वो है तंबाकू का सेवन करते हैं और जो सिगरेट स्मोकिंग भी है। और एज फार एज इस एरिया की बात करें तो स्मोकलेस टोबैको जो कि च्यू करके जो टोबैको ले जाता है उससे कॉमनली उसकी वजह से कैंसर्स होते हैं। तो वो है सबसे बड़ा कारण जो है तंबाकू और सिगरेट स्मोकिंग। हम लोग काफ़ी बार हम लोग इग्नोर करते हैं। तो तंबाकू का जो हमारा जो इफ़ेक्ट्स है, जो इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर है, उसको हम कम एस्टिमेट करते हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग एम्स जो है काफ़ी सारे स्कूल चिल्ड्रंस को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उम्मीद, उसमें कम से कम हम लोगों ने 20 स्कूल्स को टारगेट किया है और उस स्कूल्स को हम लोग 1 ईयर तक फॉलो कर रहे हैं और उसमें तंबाकू और अन्य जो नशे की जो सब्सटेंस होती हैं उसके रिगार्डिंग जो है नॉलेजेस दे रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग यही उनको सेंसिटाइज करते हैं। एक होता है स्मोकिंग और एक होता है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब जैसे मैं स्मोक कर रहा हूँ और आप स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो उसको भी आप इन जो स्मोक है आसपास बैठे हुए हैं तो इनहेल कर रहे हैं। तो जो इफेक्ट जो मेरे ऊपर हो रहा है वो आपके में भी हो रहा है। और सिमिलरली एक होता है थर्ड हैंड स्मोकिंग, जो कि काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में आइडिया होता है। थर्ड हैंड स्मोकिंग क्या होता है, जो स्मोक पार्टिकल्स जो हवा में रहते हैं उसके बाद जो है आपके बेड में, सोफा में, चाबी में, मेरे लैपटॉप, आपके शर्ट में, पैंट में, वो भी डिपॉजिट होते हैं। तो उसको बोलते हैं थर्ड हैंड स्मोक। जैसे हम ऑइंटमेंट लगाते हैं तो स्किन में भी लगाते हैं तो वो ऑब्जर्व होता है और बॉडी में इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही जो है तंबाकू का जो स्मोक होता है वो जैसे हमारे कपड़े के ऊपर होता है तो उसमें हाथ लगाते हैं और उसके बाद बच्चे मुंह में रखते हैं तो वो भी बॉडी के अंदर जा सकता है और वो डीएनए को डैमेज कर सकता है और कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग कम जानकारी है, हमको लगता है कि वो कम एक्सपोजर है, बट तंबाकू का कोई सेफ लिमिट नहीं होता है ना। किसी के लिए स्मॉल लिमिट भी हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा लिमिट, कोई सेफ लिमिट जो है तंबाकू के लिए नहीं है, ठीक है। और हम लोगों को लगता है कि कई बार की स्मोकिंग जो है किसी दूसरे कमरे में कर देते हैं, जैसे घर में किसी अलग जाके या बाहर जाके, घर के बाहर हम लोग करके आते हैं, घर के पीछे जो है स्मोकिंग करके आते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो स्मोक जो पार्टिकल्स है वो घर के अंदर जो है आते हैं और इस तरीके से डिपॉजिट होते हैं, तो उसमें भी रिस्क होता है। तो जो ये आपने 3 तरीके की स्मोकिंग बताई, एक तो एक्टिव स्मोकर जो स्वयं पी रहा है, दूसरा जो नॉन एक्टिव है जो बगल में बैठा हुआ है उसने इनहेल कर लिया, जो तीसरा जो डस्ट पार्टिकल्स वाला जो आपने बताया, उसमें मुझे ये बताइए कि उसमें से उसके कारण प्रभावित होने के चांसेस कितने प्रतिशत होते हैं? जैसे उतने ही होते हैं जितने, तभी मैंने बताया ना, इसका कोई सेफ लिमिट नहीं है। ओके, है ना। जैसे सबका बॉडी अलग अलग होता है, अलग तरीके से काम करता है। जैसे आप जो है अल्कोहल का क्वांटिटी अलग ले रहे हैं और एक दूसरा पर्सन है जो कि कम ले रहे हैं, लेकिन उसको हार्ट अटैक हो गया लेकिन आपको नहीं हुआ, क्योंकि एवरीबॉडी बॉडी वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए जो है सेफ लिमिट नहीं है। चाहे अल्कोहल की बात करें उसमें भी कोई सेफ लिमिट नहीं है, और तंबाकू की जो टोबैको स्मोक है उसमें भी कोई सेफ लिमिट नहीं है।
तो एक तो तंबाकू है, सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। इसके बाद दूसरा फैक्टर हो गया अल्कोहल। तो अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं तो उससे भी काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरा हो गया, जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, तो फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब हम कोई मतलब इनएक्टिव रहें और कोई वॉकिंग, जॉगिंग या ऐसा कोई काम नहीं करें, और उसकी वजह से क्या हो, अगर फिजिकली हम इनएक्टिव रहेंगे तो हमारा वजन बढ़ सकता है। और ओबिसिटी एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। तो एक तो फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया और ओबिसिटी हो गया। और फिजिकल इनएक्टिविटी में भी कई लोग, जैसे घर पे हम लोग बोलते हैं नहीं मैं तो चलता रहता हूँ पूरे दिन, तो कई बार क्या होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी, एक माइल्ड एक्टिविटी को भी हम फिजिकल एक्टिविटी मान लेते हैं, लेकिन WHO कहता है मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी उसको बोलते हैं जब दिल की धड़कन बढ़ती है और थोड़ा सांस भी थोड़ा फूलता है और इवन थोड़ा बहुत पसीना भी आता है, तभी हम उसको फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट्स के लिए करना चाहिए पर डे, और पर वीक में 120 मिनट्स, है ना। तो कम से कम एक हफ्ते में 5 दिन मिनिमम 30 मिनट्स के लिए हमें इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि आपका ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, है ना, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, है ना। इस तरह की एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे भी रिस्क कम है। और भी कारण हैं, जैसे कि जो हम खाते हैं, फूड जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे फास्ट फूड का हम कंज्यूम करते हैं। मैं उसी पे एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जो प्रोसेस्ड फूड है और जो कैंसर संबंधी तमाम समस्याएं लोगों में पाई जाती हैं, उसका क्या संबंध है? तो अगर ब्रीफ में कुछ। यस। फूड में अगर देखें तो हम लोग फास्ट फूड आजकल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसमें कोई विटामिन एंड मिनरल्स नहीं रहते हैं, लेकिन कैलोरीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो उससे ओबिसिटी हो सकती है। तो एक तो वो रिस्क हो गया। फिर उसके बाद आपका रेड मीट जिसको बोलते हैं, रेड मीट जैसे बीफ में हो गया, पोर्क में हो गया, तो ये सब रेड मीट हैं जो कि हाई रिस्क होते हैं कैंसर्स के लिए। तो इसकी जगह अल्टरनेटिव्स हो सकता है, हम फिश कंजम्पशन कर सकते हैं या चिकन कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट को हम अवॉइड करें। और कुछ स्टोर्ड फूड होते हैं जो कि फ्रीज्ड और काफ़ी लंबे टाइम तक उसको स्टोर किया जाता है, और कुछ फूड्स होते हैं जो उसको सॉल्टेड फूड कहते हैं, है ना, उसको सॉल्ट डाल के उसको लंबे टाइम तक उसको फ्रीज किया जाता है। तो इस तरह के जो फूड होते हैं वो हाई रिस्क कैंसर के लिए होते हैं, तो उस तरह के फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कुछ लोगों के परिवार में कैंसर का एक इतिहास होता है, तो उसमें जो यंग जो जनरेशन होती है वो कितना अवेयर, किस स्टेज पे जाकर के अपने आप को जाकर चेकअप कराए और कब ये जान ले कि हाँ अब हमको कैंसर की समस्या इस स्टेज में आकर के हो सकती है और अब मुझे फला चेकअप करा लेना चाहिए? जो जितने भी कैंसर्स हैं उसमें 5 to 10% कैंसर जो है वो हेरिडिटी होता है, और उसमें से मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ओवरी कैंसर हो गया, तो ये कैंसर हेरिडिटी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप देखो कि 5 to 10% है, तो इसका क्या है, स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो किसको ज़्यादा, मतलब इसमें स्क्रीनिंग में थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, जो लोग जिनके रिलेटिव्स या उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं उसमें कैंसर का इंसिडेंस है और वो फैमिली में चल रहा है ना, हर जनरेशन में चल रहा है, तो आपके लिए रिस्क ज़्यादा है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो स्क्रीनिंग आपको उसमें विजिलेंट काफ़ी रहना होगा, है ना। सिमिलरली आप यंग एज में ही कैंसर हो सकता है ऐसे लोगों को, तो इसलिए जो है आप उसके लिए भी विजिलेंट रहना, मतलब उसको रखना पड़ेगा। इवन जेनेटिक कुछ टेस्टिंग भी होती हैं, कुछ रिस्क प्रोफाइलिंग होती हैं, तो वो भी हम करा सकते हैं टू आइडेंटिफाई दैट। लेकिन आप देखोगे कि 5 to 10% ही हैं जो हेरिडिटी हैं, तो बाकी सारे जितने भी हैं वो हमारे लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से होता है। तो हम उस पर फोकस करें जो मॉडिफाइबल है, जो कि हम चेंज कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आम जनता पे आ गए हैं अपने सवालों में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आम जनता को वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए कि अब ये वाले सिम्टम आ रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर अ कैंसर चेकअप? तो सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कैंसर की स्क्रीनिंग अवेलेबल है उसमें भारत सरकार ने रेकमेंड किया है,
ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की जो चेकअप है वो हर साल कराना चाहिए, और जो सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो 5 साल में एक बार करना चाहिए, ठीक है। तो वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जनरली जो कैंसर के सिम्टम्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। और जैसे कि क्या कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है ना, या अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन भी हो सकता है ना। और अचानक से भार वजन बढ़ गया और घट गया। हाँ, घट गया उसमें। और जैसे ओरल कैंसर की बात करें तो ओरल कैंसर में भी आप देखिए कि वाइटिश कोई लेयर है ना माउथ में, कोई रेडिश ना रेडनेस हो रहा है माउथ में, तो इस तरीके के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके बाद अनएक्सप्लेन्ड कफ हो सकता है, और जब खांसते हैं तो ब्लड आ सकता है, जिसको भी हम कैंसर हो सकता है। और भी जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम टायर्डनेस हो गया, बिल्कुल एक्सट्रीम टायर्डनेस होता है और अनएक्सप्लेन्ड है बिल्कुल वो टायर्डनेस जो है, तो उसकी वजह से हो सकता है। क्रोनिक कफ है, वो काफ़ी दिन से खांसी है और काफ़ी हमने सिम्टोमेटिकली काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया है, और उसके बाद भी कफ जो है बना हुआ है और कफ के साथ ब्लड भी आ रहा है, तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है हो सकते हैं। कोई इवन अब्डोमेन, जैसे उसमें अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, क्रोनिकली अब्डोमेन डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, तो वो भी एक सिम्टम्स होता है। और जो डिफिकेशन फैक्टर, जो टॉयलेट जाते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस आया है, अल्टर्ड बॉवल मूवमेंट्स बोलते हैं उसको, वो जो है उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी में अचानक आपको लग रहा है कि जो आप 1 या 2 बार जाते थे अभी 4 से 5 बार जा रहे हैं, या कम भी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब 3-4 दिन तक नहीं जा पा रहे। इस तरीके से क्रोनिकली जब बॉवल मूवमेंट्स अल्टर होते हैं तो वो भी एक सिम्टम्स हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में भी आपको देखो कि ब्रेस्ट कैंसर में कुछ आपको लग रहा है कि जो निपल्स हैं वो थोड़ा इनवर्ट्स हैं, है ना, उसकी सिमेट्री नहीं है, दोनों थोड़े अनइक्वल लग रहे हैं, कुछ भारीपन लग रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो वो भी एक सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको आजकल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी आपको सिखाते हैं, इवन आप यूट्यूब के मदद से भी आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी जा सकते हैं, या किसी भी CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या टर्शरी केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज भी आ सकते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स को आप आइडेंटिफाई जब भी आपको लगता है कि ऐसे सिम्टम्स है तो डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, जो आम तौर पे लोगों को सुनने को मिलता है कि अरे उनको जल्दी पता नहीं चला, नहीं तो शायद ठीक हो जाता, तो ये जल्दी पता चलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे कितना फर्क पड़ जाता है कि अब आपको कैंसर की समस्या से जल्दी निजात मिल जाएगी? यस, कैंसर में एक गोल्डन रूल है कि अर्ली डिटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जितना हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं तो उतना ही मैनेजमेंट जो है इजी रहता है। तो तभी हमने कहा जो रिकमेंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उस फ्रीक्वेंट ईयर में हम लोग इसके स्क्रीनिंग कराएं, और जितनी जल्दी हम स्क्रीनिंग कराते हैं तो उतना ही ट्रीटमेंट इजी है। तो कैंसर होता क्या, इट इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब जो सेल की ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड है और उसकी ग्रोथ फास्ट हो रहा है। अगर फास्ट हो रहा है तो क्या है कि अगर ओरल कैंसर है तो उसके बाद और जगह फैल सकता है, दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकता है। जब दूसरे ऑर्गन में भी जाता है तो मल्टीपल ऑर्गन आपके अफेक्ट हो गए, तो उस टाइम जो है ट्रीटमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक ही ऑर्गन में अगर वो अफेक्टेड है तो उसी टाइम वो भी जितनी जल्दी हम पता लगा सकते हैं उतनी जल्दी हम पता लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ओरल कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें जैसे आप स्क्रीनिंग करते हो तो कई बार वो ओरल हेल्थ के बारे में भी एडवाइस दे देते हैं। कुछ कंडीशंस जो होती हैं, जैसे कैंडिडियासिस हो गया, है ना, एरिथ्रोप्लाकिया होता है, जो कि प्री कैंसरस स्टेज होता है। तो प्री कैंसरस स्टेज में ही उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसका मैनेजमेंट करें तो कैंसर की तरफ जाने से हम बच सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल और आजकल बहुत प्रचलन में देखा जा रहा है, और क्योंकि काफी सारी ऐसी फिल्में आ चुकी हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो बहुत सारी रोगों से लड़ सकते हैं, तो क्या मेंटल वेलबींग भी कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है? यस, इवन
काफ़ी सारे रिसर्च स्टडीज़ भी हैं जो कि स्ट्रेस भी एक फैक्टर की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। स्ट्रेस जब और लाइफस्टाइल फैक्टर के साथ जुड़ सकती है तो भी कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। तो मेंटली हेल्थ रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम डिप्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी के साथ रहते हैं और मेंटली हम लो फील करते हैं क्रोनिकली, तो वो भी हमारे मतलब एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कैंसर होने में। दैट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो वो भी काफ़ी मैटर करता है। इवन आप ट्रीटमेंट लेते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं तो पॉजिटिव रहना और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास आते हैं तो जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जब वो आपको सही जानकारी देते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मिथक है जो मैं जानना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर बायोप्सी कराई या सर्जरी कराई तो इससे कैंसर फैल जाएगा, तो इसके बारे में आपका क्या मत है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कैंसर है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, तो वो छूने से या खांसी से या किसी को हग करने से या किसी के साथ सोने से वो इस तरीके से नहीं फैलता है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं और इसमें जो बायोप्सी होता है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं, ऐसी कैंसर वाली सेल्स हैं कि नहीं। तो बायोप्सी कराने से ऐसा कैंसर नहीं फैलता है। तो ये सब जो है फॉल्स न्यूज़। आजकल ये बात बहुत चलन में है कि मोबाइल फोन है, जो प्लास्टिक के सामान जिसको हम लोग यूज करते हैं, बोतल हो गया या इस तरीके की चीजें, उससे भी कैंसर के प्रसार में मदद मिल रही है। तो इससे आप कितना सहमत हैं या फिर कितना सही है ये? मोबाइल फोन से एक तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। अगर स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ रही है, फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ रही है तो ओबेसिटी भी बढ़ रही है। तो ये सब भी रिस्क फैक्टर्स हैं। और बाकी अलावा जैसे आपने प्लास्टिक्स बताया, तो आजकल माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन होता है। काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज़ भी हैं जो कि माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर होती हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स से कैंसर्स के लिए भी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो कि रिलेट किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो ये रिसर्च की टॉपिक है जिसमें चल रहा है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स ऑफ कोर्स कैंसर्स कर सकते हैं और इसको हाई रिस्क कैटेगरी में ही रखा गया है। जी जी। इसी क्रम में डिओडोरेंट्स भी फिर आते हैं। यस डिओड्रेंट्स भी आते हैं। तो ये सब कॉज करते हैं। इवन आपके जो सिगरेट है, सिगरेट में देखिए आपके 7000 केमिकल्स, जो स्मोक है, जो सिगरेट की स्मोक है उसमें 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें जो 70 केमिकल्स हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारे जो भी हैं वो भी रिस्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। कई लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं कि जिससे कि बॉडी बिल्डिंग कैंसर नहीं हो, अच्छा, उसके लिए भी सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो वो भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब आपको कुछ विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी बताया गया है, आपके टेस्ट करके पाया गया है कि वो डेफिशिएंट है, तभी उसको लेना चाहिए। अननेसेसरली की सप्लीमेंट जो है उसको प्रिवेंशन के लिए नहीं लेना चाहिए। कई बार बीटा कैरोटीन जो है हाई होने से लंग कैंसर का भी रिस्क बढ़ा देता है, ऐसी भी स्टडीज हैं। तो अननेसेसरली सप्लीमेंट्स लेना, कई लोग लेते हैं, सप्लीमेंट लेते रहते हैं, तो वो जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हम लोग चूंकि कैंसर की बात कर रहे हैं, हमने प्रिवेंशन की बात करी और किस तरीके से इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, तो आपके हिसाब से वो कौन से लोग हैं या वो कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल हैं हमारी सोसाइटी में या हमारी कम्युनिटी में जिनको हमको प्राइमरीली टारगेट करना चाहिए कि वो कैंसर के बारे में सबसे ज्यादा अवेयर हों और अपने आप को भविष्य में कैंसर जैसी बीमारियों से बचा सकें? हमारे जो यंग जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारे चिल्ड्रंस हैं और एडोलेसेंट्स हैं, खासकर हम लोग टारगेट करते हैं स्कूल्स में 11 to 19 ईयर्स के जो एज ग्रुप वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि स्कूल हेल्थ प्रमोशन सबसे इफेक्टिव प्रमोशन माना गया है। और देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो स्कूल से ही डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्मोकिंग हैबिट है, जो उसका एवरेज एज जो अगर देखा गया है तो रिसर्च है उसमें 17 ईयर्स के आसपास जो है शुरू होता है। तो जितने भी हमारे सब्सटेंस यूज़ हैं, टोबैको हो गया या अल्कोहल हो गया, इतने भी जो सब्सटेंस हैं वो स्कूल्स में ही हम उनको एम्पावर कर दें, उनके हार्मफुल
हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पहले से हम बच्चों को सेंसिटाइज़ कर दें और उसको अच्छे से एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रिपीटेडली हम कराएँ, तो उससे एक तो बचा जा सकता है कि एक तो सब्सटेंस यूज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं, और दूसरा उसे उनको स्पोर्ट्स को भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं, उससे फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में उनको इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। तो पहले से हम उन पे कल्टिवेट कर दें तो वो भी एक प्रिवेंशन की तरफ हो गया। तो और भी फैक्टर्स हैं जो कि जैसे फास्ट फूड हैं, क्या खाने में खाना है, जो नहीं खाना है। तो स्कूल के बच्चे हैं जो पहले से वो आदत बना लेते हैं इस तरीके की, जो फास्ट फूड है उससे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको भी हम पहले से हम सेंसिटाइज कर दें उसी एज में ही। जो सब्सटेंस यूज़ है, फिज़िकल इनएक्टिविटी है और फूड है, ये तीनों फैक्टर जो है इस एज ग्रुप में हम पहले से हम उस पर काम करें तो जो कैंसर प्रिवेंशन है वो इफ़ेक्टिवली हो सकता है। जो हमारे कमिंग जनरेशन है वो इस रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। बहुत ही कमाल का संदेश था डॉक्टर वेंकटेश, और मैं आई एम श्योर हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इस बातचीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला होगा। मैं तो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी सारी लर्निंग्स लेकर के जा रहा हूँ, और आई एम श्योर जो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स में हमें बताएंगे कि आप लोगों ने कैंसर के बारे में इस बातचीत से क्या क्या सीखा और क्या क्या बदलाव करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाउड स्पीकर 90 FM के साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए नेशनल कैंसर डे पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।